स्वागत है तुम लोगों का एनिमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्स पैराडाइज का 11वां एपिसोड, जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेड था क्योंकि लगभग हमने 2-3 एपिसोड में टामिया को देख लिया, शियोन को देख लिया, उन सभी की बैक स्टोरी जान ली और फिर उसके बाद हमने सागिरी को देखा, लेकिन सबसे ज्यादा हमें देखना था गाबीमारू को। और ये वही एपिसोड है दोस्त, और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस एपिसोड में बहुत ही भयंकर ट्विस्ट है और इसका एंड एक नंबर का है। और ये बात मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें ये एपिसोड देख करके मजा ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दो और अपने दिमाग के फाटक खोल लो, क्योंकि शुरू होने जा रहा है ये एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनिमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर है कि जो हर लड़ाई में होता है इस बार भी वही हुआ, यानी कि एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया गया जहां पर बातचीत हो रही होती है गाबीमारू और यूजुरिहा के बीच। और यूजुरिहा गाबीमारू से बोलती है, देखो दोस्त, हम भले ही शिनोबी हैं लेकिन हम दोनों अलग अलग हैं, और अगर लड़ते हुए बात मेरे जान की आई तो मैं अपने आप को ही चुनूंगी, तो किसी वहम में मत रहना। और फिर ये सुनकर के गाबीमारू बोलता है कि मैं भी यहाँ पर दोस्ती दोस्ती खेलने नहीं आया हूँ, मैं भी यहाँ पर अपने आप को ही चुनूंगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के पास वापस जाना है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा। और उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम के थोड़े समय पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर रान गाबीमारू के ऊपर बहुत ही भयंकर अटैक करता है, जिसके कारण उसके कंधे में बहुत ही गहरी चोट आती है और गाबीमारू जमीन पर लाइफलेस गिर जाता है। और ये देख करके यूजुरिहा हैरान रह जाती है। और फिर उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो ये पूरे एपिसोड के लगभग आधे समय तक हमें फ्लैशबैक में ही घुमाया जाता है ताकि लोगों का इमोशन और बहुत ज्यादा डीप हो सके। तो इसीलिए हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से गाबीमारू और उसके शिनोबी दोस्त एक मिशन के लिए जाते हैं और वो मिशन कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन गाबीमारू वहाँ के लोगों को नहीं मारता है, वो बस उन्हें पीट पाट के छोड़ देता है। और ये देख करके कुमोगिरी बोलता है कि दोस्त, मैंने सुना था कि लोग शादी के बाद बदल जाते हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही बदल गए मित्र। यानी कि यहाँ पर उसके कहने का ये मतलब है कि शादी होने के बाद अब उसके अंदर सॉफ्टनेस आ गई है और वो अपने ब्लेड में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, यानी कि किसे मारना है और किसे नहीं। फिर ये सुन करके गाबीमारू बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस वो सीक्रेट पत्री लेनी थी ना, वो हमने ले ली और बात खत्म, अब क्या मारा मारी करना। और फिर उसके बाद हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो घर में आता है और फिर अपनी वाइफ के साथ बातचीत करता है। और उसी बातचीत के दौरान वो अपने मन में ये बोलता है कि वो दुनिया को तो फेस कर सकता है, यानी वो लोगों के हार्श वर्ड को फेस कर सकता है, लोगों की एनवी को फेस कर सकता है, लोगों के अटैक्स को फेस कर सकता है, लेकिन वो अपनी बीवी के हंसमुख चेहरे को और उससे आ रहे प्रकाश को यानी लाइट को फेस नहीं कर सकता होता है। और शायद यही रीजन है कि वो अपनी वाइफ से थोड़ा सा दबने भी लग गया। और फिर उसके बाद इवागाकुरे का लीडर उसे एक किलिंग मिशन पर भेजता है जिसमें वो मार देता है। और फिर उसके बाद जब वो वापस आता है तो वो गेट पर ही खड़े रहता है और फिर उसकी वाइफ पूछती है कि बाहर क्यों हो, और हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ होता है। और वो बाहर से ही अपनी वाइफ को बोलता है कि मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आई तो मुझे देख करके डर जाओगी। और फिर ये सुन करके उसकी वाइफ दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है, यानी कि उसकी वाइफ उसका खून से सना चेहरा देख करके बिल्कुल नहीं डरती और वो बोलती है कि आखिर मैं क्यों डरूं, क्योंकि तुम तो मेरे प्राणनाथ हो। और फिर उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां पर सागिरी ये देखती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि रान अभी तक मरा नहीं है, बल्कि अभी भी बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ बाकी है। और फिर उसके बाद वो ये देखती है कि उसके ऊपर गाबीमारू मर चुका है। लगभग ऐसा ही होता है और जैसे ही हमें लगता है कि वो तो मर ही गया है, इतने में ही हम गाबीमारू के हाथ में एक फ्लावर देखते हैं जो कि असल में मुडान का होता है। और ये वही फ्लावर है जिसके डंक मारने से लोग टान में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उनके शरीर से फूल उगने लग जाते हैं। और गाबीमारू वो फ्लावर अपने ऊपर इंजेक्ट करता है और फिर हमें उसकी आवाज आती है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं अपनी वाइफ से मिलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यहाँ तक कि अपने बिलीव्स को भी तोड़ सकता हूँ। और जब वो इंजेक्ट करता है तो हम देखते हैं कि अब उसके अंदर भी टेंसेंट्स की पावर आ चुकी होती है। क्या अब मजा आएगा दोस्तों। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कंधे की चोट बहुत ही आसानी से हील हो जाती है और उसकी एक आंख अब टेंसेंट की तरह लग रही होती है। और जब मैंने गाबीमारू को इस तरीके से देखा तो मैं तो गाबीमारू का पूरे तरीके से फैन हो गया, क्योंकि कोबी को देखने के बाद मेरे मन में ऐसा था कि ये पावर्स गाबीमारू के पास होती तो गाबीमारू इसे कैसे हैंडल करता। और हमारी इसी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए यहाँ के राइटर्स ने ऐसा करके दिखा दिया और अब मजा आने वाला है। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। और फिर उसके बाद शुरू होता है गाबीमारू और रान के बीच में फाइट।
जहाँ पर दोनों के ही बीच में बहुत ही टक्कर का मुकाबला होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि रान गाबीमारू से लड़ते हुए उसके हाथ पांव तोड़ देता है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास 10 सेंट्स की पावर आ चुकी होती है तो गाबीमारू बहुत ही आसानी से रीजनरेट करने लगता है और लड़ते हुए गाबीमारू अपने फायर निंजुत्सु का यूज करता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टान पैलेस में मेई गाबीमारू के टेलिस्मैन को देख करके ये समझ जाती है कि अब गाबीमारू प्लान बी यूज कर रहा है, यानी कि उसने अपने अंदर टाओ को इंजेक्ट कर लिया है। और फिर हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मेई टोमा को ये समझा रही होती है कि आखिर उसका भाई कोबी टेंसेंट कैसे बन गया, जिसमें वो बताती है कि जब ह्यूमन का टाओ और फ्लावर का टाओ एक साथ मिलता है तो अगर फ्लावर का टाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इंसान फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अगर किसी तरीके से ह्यूमन का टाओ और फ्लावर का टाओ बैलेंस हो जाए तो उसके अंदर 10 सेंट्स की पावर आ जाती है। और फिर मेई आगे टोमा को ये बताती है कि यही कारण है कि तुम्हारे भाई में 10 सेंट्स की पावर आ गई है। और वो आगे ये बोलती है कि ये हलवा बनाने की तरह आसान नहीं है, इसके लिए सामने वाले ह्यूमन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और तुम्हारे भाई के केस में ये था कि तुम्हारे भाई के पास एक मोटिव था, तो उस मोटिव ने ही उसे उतना स्ट्रॉन्ग बनाया। और प्लस वो ये भी टेक्निकल बात बताती है कि किस तरीके से इंसान अपने ब्रीदिंग के थ्रू या अपने थॉट्स के थ्रू टाओ को जनरेट करता है, लेकिन जब वो अधमरी हालत में होता है तो ना ही उसकी ब्रीदिंग चल रही होती है और ना ही उसका दिमाग ही चल रहा होता है। तो इस स्टेट में फ्लावर टाओ और ह्यूमन टाओ बैलेंस हो जाता है। तो ये होना करोड़ों के ऑड्स में 1% से भी कम होता है। और सीजन 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से कोबी लगभग मर ही चुका था। और फिर तभी वहाँ पर गाबीमारू आता है और वो सारी की सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद बोलता है कि ये तो बहुत ही कमाल की थियरी है, इसे तो टेस्ट करना बनता है। और जब उन लोगों की फाइट मुडान के साथ होती है तो वो उसके एक फ्लावर को उठा करके रख लेता है और वो मेई से बोलता है कि कोबी ने ये किया था तो मैं भी कर सकता हूँ, जिस पर मेई बोलती है कि कोबी एक स्पेशल केस है क्योंकि उसके अंदर अपनी स्पेशल चीज को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। और फिर ये सुनने के बाद टोमा गाबीमारू से बोलता है कि हाँ, मेरा भाई एक स्पेशल केस है, तो अगर तुमने ये फ्लावर अपने अंदर इंजेक्ट किया तो तुम भी सुगंधित पुष्प बन जाओगे दोस्त। और ये सुन करके गाबीमारू बोलता है कि मैं तुम लोगों की बात से सहमत नहीं हूँ। कोबी के पास कुछ खोने के लिए नहीं था, कोबी के पास जीने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन था और वही काफी है। और ये बोल करके वो फ्लावर को अपने पास रख लेता है। तो अब हमें पता चल चुका है कि किस तरीके से कोबी और गाबीमारू 10 सेंट्स बने। और फिर हम प्रेजेंट में रान और गाबीमारू के बीच की फाइट देखते हैं जिसपे दोनों ही बहुत ही कमाल का लड़ते हैं। और फिर लड़ते हुए गाबीमारू अपने मन में बोलता है कि भले ही मैं रीजनरेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी ये दानव मेरे टाओ को हैंडल कर सकता है, यानी कि जब भी मैं इसके साथ फाइट करता हूँ मेरा टाओ वीक होने लगता है, तो मैं इसे ऐसे भी हरा ही नहीं सकता हूँ। और इसका रीजन ये है क्योंकि रान के पास वाटर एट्रीब्यूट है और गाबीमारू के पास फायर एट्रीब्यूट है, तो वो लोग तो जीतने वाले है नहीं, तो इसीलिए बीच में यूजुरिहा को आना पड़ेगा क्योंकि उसके पास अर्थ एट्रीब्यूट है। और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि किस तरीके से अगर वो ऐसे ही पागलों की तरह लड़ता रहा तो वो भी पौधा बन जाएगा, तो उसे अब ये भी ध्यान में रखना होगा। और फिर उन दोनों को लड़ते हुए देख करके यूजुरिहा गाबीमारू से बोलती है कि तुम एक बेवकूफ हो, तुमने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जिसका कुछ कंफर्मेशन ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, यानी कि वो उसकी वाइफ के बारे में बात कर रही है। और फिर ये सुन करके गाबीमारू बोलता है कि भले ही ये बेवकूफी है, लेकिन कुछ ऊंचाइयां ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ बेवकूफ ही पहुँच सकते होते हैं, क्योंकि रीजन करने वाले लोग रीजन के साथ ही नीचे ही रह जाते हैं। और फिर वो आगे यूजुरिहा से बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है तो तुम ये चीज नहीं समझ पाओगी, एक ऐसी चीज जो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने माइंड तक को भूल जाओ। और फिर ये सुनकर के यूजुरिहा खड़े होते हुए बोलती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। और जैसे ही वो खड़ी होती है उसे पेट के साइड में बहुत ही जबरदस्त दर्द होता है और हम उसकी बॉडी से खून को निकलता हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइट के लिए अपने दर्द को रोक लेती है और वो बोलती है मैं किसी से भी फालतू में नहीं लड़ती जब तक वो मेरे फेवरेट ड्रेस को खराब न करे। और ये सुन करके गाबीमारू बोलता है ये तो तुम्हारा है भी नहीं। और फिर वो दोनों ही रान से लड़ने के लिए पोज बनाते हैं। और फिर उसके बाद गाबीमारू यूजुरिहा से बोलता है कि मेरा टाओ इसे यानी रान को हैंडल नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारा कर सकता है, तो तुम्हें बस इसके टांडेंट पर यानी इसकी नाभि पर अटैक करना है। और ये सुन करके यूजुरिहा बोलती है कि देखो दोस्त, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहला तो ये कि मेरा टाओ इसके टाओ से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो मैं इस पे अगर अटैक करूंगी भी तो इसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और दूसरा ये कि अपने किशिकाए फॉर्म में भी अपने इंटेलिजेंस को और अपने इंटेलेक्ट को बहुत
बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है। तो ये मुडान और बाकी टेंसेंट्स की तरह नहीं है कि किसी का फॉर्म होते ही ये पगला जाए। तो मिल करके भी इसे मारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर ये सुन करके गाबीमारू बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, और ये बोल करके वो रान पर अपने फायर निंजित्सु का यूज करके अटैक करना शुरू करता है। और फिर उन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट होता है, जिसमें गाबीमारू एक के बाद एक अपने फायर निंजित्सु का यूज करके उस पर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन रान को कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है और वो गाबीमारू को पटक पटक के पीटता है। और फिर वो गाबीमारू से बोलता है कि देखो, मैंने तुम दोनों के फाइटिंग स्टाइल को देखा है, तो तुम दोनों ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तो हार मान लो। और फिर ये सुनने के बाद गाबीमारू रान को उकसाने लगता है और रान फिर गुस्से में आकर के अपने टाउ को यूज करना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा ही फ्लोर कांपने लगता है। और ये देख करके यूजुरिहा गाबीमारू से बोलती है शाबाश बेवकूफ। और फिर गाबीमारू बोलता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, 5 मिनट रुको तो। और फिर ये बोल करके वो दोबारा से रान पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें यूजुरिहा भी उसकी मदद करती है। और फिर रान उन दोनों से ही लड़ने के लिए अपने टाउ को यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक्स करना और उनके अटैक से डॉज करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमारा ग्रुप एक कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग जब अपने किशिकाई फॉर्म में होते हैं तो वो अपना टाउ बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। और इस कारण से जब वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं तो वो चूसे हुए आम की तरह हो जाते हैं। तो अगर उन लोगों को टेंसेंट्स को हराना है तो उन्हें उनके किशिकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनके नॉर्मल फॉर्म में आने का वेट करना होता है। और यहाँ पर मैं ये बताती है कि किस तरीके से जब वो अपने किशिकाई फॉर्म में होते हैं तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक रख सकते होते हैं। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, और नॉर्मल यानी कि वो वही चुसा हुआ आम बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें गाबीमारू का प्लान समझ में आता है कि वो रान के ऊपर बार बार अटैक करके उसके टाउ को उसे यूज करने के लिए मजबूर कर रहा होता है। और जितना ज्यादा रान अपने किशिकाई फॉर्म में अपने टाउ को यूज करेगा उतना ही ज्यादा जल्दी वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गाबीमारू का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि रान के किशिकाई फॉर्म में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। और रान के किशिकाई फॉर्म में क्रैक आने के बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। और ये देख करके गाबीमारू उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए यूजुरिहा से बोलता है कि यही हमारा समय है इस पर अटैक करने का। और हम यूजुरिहा की हालत देखते हैं, जो कि ठीक ठाक तो बिल्कुल नहीं होती। और गाबीमारू यहाँ पर रान को पकड़ लेता है और यूजुरिहा से उसके ऊपर अटैक करने को बोलता है। और ये देख करके रान बोलता है कि अगर इसने मुझ पर अटैक किया तो इसके अंदर इतना टाउ नहीं बचा है कि ये जिंदा भी बच पाए, तो ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली है। और उसके ऊपर ये सिर्फ अपने आप को चुनती है। और ये सुनकर के यूजुरिहा बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं सिर्फ अपने आप को चुनती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो मैं इसी गम में ही मर जाऊंगी, तो इसीलिए मैं तुम पर अटैक करूंगी। और ये सुनकर के रान बेचारा थोड़ा डर जाता है, और इसी बीच वो रिकवर हो जाता है और वो वहाँ के फ्लोर्स को मैनिपुलेट करके अपने सामने वॉल्स क्रिएट करने लगता है, ताकि यूजुरिहा और उसके बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाए, जिससे यूजुरिहा उसके ऊपर अच्छे से अटैक ना कर पाए। लेकिन बेचारे का ये प्लान फेल हो जाता है और यूजुरिहा अपने एक ही स्ट्राइक से उसके टर्नडेंट को काट देती है। और यहीं पर रान का खेल खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद रान भी फूल बन करके उड़ जाता है। और फिर अब बचते हैं यूजुरिहा और गाबीमारू। और फिर उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने लगता है, जिसमें गाबीमारू यूजुरिहा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और यूजुरिहा बोलती है कि अपने बारे में बात करो। और गाबीमारू बोलता है कि तुम तो देख ही सकती हो कि मेरी छाती के आर पार एक भाला गया हुआ है। और वो उसे निकालते हुए बोलता है कि अभी मुझे कोई हिंडर करने वाला टाउ नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रीजनरेट हो जाएगा। जिस पर यूजुरिहा बोलती है कि तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा ये ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं है, तो जितनी बार तुम रीजनरेट करोगे तुम होकोस की तरह पेड़ में कन्वर्ट होते रहोगे। और अगर तुमने ये बहुत ज्यादा किया तो तुम्हारे भी जड़ निकल जाएंगे और तुम हमेशा के लिए पेड़ बन जाओगे। और ये सुनकर के गाबीमारू बोलता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो मैं अपनी वाइफ से मिल नहीं पाता। और वो आगे बोलता है कि चलो बाकी लोगों से मिलने चलते हैं। और ये सुनकर के यूजुरिहा बोलती है कि क्या मजाक कर रहे हो क्या, अभी इतनी बड़ी फाइट हुई है, जरा मुझे थोड़ी सांस तो लेने दो। और फिर वो आगे बोलती है कि जाओ तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर अभी यहीं बैठूंगी। और गाबीमारू के जाने के बाद हम देखते हैं कि सागिरी के पेट के बगल में जो कट था या जो चोट थी वो बहुत ही ज्यादा डीप थी, जिसके कारण सागिरी का बहुत ही सारा खून बहने लग जाता है। और वो बोलती है मैंने गड़बड़ कर दी, उसने, यानी यहाँ पर वो रान की बात कर रही है, तो वो बोलती है कि उसने मुझे धर लिया था। और फिर वो अपने निंजित्सु का यूज करते हुए अपनी बॉडी से सिक्रेशन रिलीज करने लगती है। और वो अपने मन में बोलती है कि इतने सालों में मैंने आज तक कभी किसी के सामने अपने दिल को नहीं खोला। और फिर उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर हम यूजुरिहा की छोटी बहन साया को देखते हैं। और अब जाकर के हमें पता चलता है कि सागिरी के पास भी जीने की एक वजह है, और वो खुद सागिरी नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन साया है। और वो अपने मन में बोलती है साया मुझे माफ करना,
मैंने हम दोनों के लिए ही अपने आप को जिंदा रखने की बहुत कोशिश की और मुझे लगता है कि मेरा रास्ता यहीं पर ख़त्म होता है। और फिर अपनी बहन को याद करते करते यूजुरिहा बेहोश हो जाती है। और मैंने ये शब्द इसलिए बोला क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि यूजुरिहा यहाँ पर मर चुकी है या सिर्फ बेहोश है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव साइड को रखते हुए सिर्फ यही बोलेंगे कि वो बेहोश हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम टान पैलेस में ये देखते हैं कि रान का टेलिस्मैन वहीं पर फट जाता है और ये देख करके ग्यूफा बोलती है कि मुझे जाकर के ये बात रियान को बतानी होगी। और फिर सागिरी पूछती है कि क्या तुम हमसे लड़ना नहीं चाहती अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए, जिस पर ग्यूफा बोलती है कि देखो हम लोग साथ में रहते थे लेकिन हमारे अंदर फीलिंग्स जैसा कुछ है नहीं, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और फिर जब उन सभी के बीच में बातें चल ही रही होती है, इतने में ही उन लोगों को धप धप की आवाज आती है और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े शोशिन्स के ऊपर चलते हुए शोगेन वहां पर आता है। और अब तो कहानी में और भयंकर ट्विस्ट आ चुका होता है और अब एपिसोड 12वां तो देखना बनता है। दुख की बात यह है कि अभी तक एपिसोड 12वां रिलीज नहीं हुआ है और हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज गारंटीड है कि शोगन के यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम चीजें बदलने वाली हैं, क्योंकि शोगन के पास वो इमोशन और कनेक्शन नहीं है जो कि ग्रुप ए ने 3 दिन में या अभी 4 दिन हो चुके होंगे, 4 दिन में रहते हुए एक दूसरे के साथ क्रिएट किया है। तो आखिर क्या शोगन एक एक करके ग्रुप ए के सभी लोगों को मार देगा या ग्रुप ए के लोग मिलकर के शोगन को मार देंगे? वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ग्रुप ए में कुछ असाइमॉन्स भी हैं, या फिर ये हो सकता है कि ग्रुप ए के असाइमॉन्स शोगन के मन को बदल दें। खैर हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज गारंटीड है कि एपिसोड 12वां बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसी सस्पेंस के साथ खत्म करते हैं ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा, तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।